क्या लयबद्ध यौगिक श्वसन से हमारा आध्यात्मिक विकास संभव है? वैसे स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब आध्यात्मिक उद्धार, हमारा ऊपर से कनेक्शन। आप देखिए, मन नियंत्रण में आ गया ब्रीदिंग से, रिदमिक योगिक ब्रीदिंग से, लयबद्धता के साथ सांस प्रक्रिया जारी करने से। ये पहले बहुत जरूरी है। इसके बिना तो कोई आध्यात्मिक साधना संभव नहीं है। जब तक आप नीचे भावना में हैं, आपका विचार स्पष्ट नहीं है, तो कैसे आप आध्यात्मिक तरफ जाएंगे? मन के परे जाने के लिए मन को नियंत्रण में लाना है। तो ये अच्छा आसान तरीका है कि ये लयबद्धता के साथ प्राणायाम करें। पहले ये सबसे पहला प्राणायाम का टेक्निक है। कई प्राणायाम का टेक्निक है, लेकिन ये सबसे पहला है रिदमिक योगिक ब्रीदिंग। जब बोला है मन नियंत्रण में आता है, तो एक बहुत बड़ी चीज है कि अपना इच्छा शक्ति बढ़ता है, निचले तत्वों पे नियंत्रण आ गया। ये जो अपना आजना चक्र में है, जो इच्छा शक्ति वो बढ़ता है, मन नियंत्रण में आता है। मतलब ये जो निचले विचार है, कुछ नकारात्मक संभावना है, ये नियंत्रण में आ गया ऊंचे विचार या इच्छा शक्ति से। इसी तरह निचले भावना में, ये सौरजालिका चक्र में है, ये हमको नियंत्रित कर रहा है, बहुत बड़ा है। जब आप लयबद्ध प्राणायाम कर रहे हैं तो ये अनाहत चक्र सक्रिय होता है, तो हम ऊंचे भावना में आ गए। इसी तरह हम इच्छा शक्ति भी सक्रिय कर लिए। आप देखिए कि इसके बाद में देखा जाए तो हम आध्यात्मिक तरफ बढ़ रहे हैं। मैं इसलिए बोला है कि एक बार सांस नियंत्रण में आ जाए, सांस कैसा चल रहा है उस पर ध्यान दो, नियंत्रण छोड़ दो, तो यही ध्यान योगा है। तो आध्यात्मिक साधना में सबसे ऊंचा चीज, कई ध्यान है, लेकिन ये सांस पे नियंत्रण से शुरू होता है ध्यान योगा। ध्यान करें, हम खुद ध्यान करके क्या हो रहा है, ये सांस के साथ साथ हम अंदर क्या चल रहा है, हमारा मन और विचारों में क्या हो रहा है, ये सांस से हम पता कर सकते हैं। जब सांस साफ चल रहा है तो हमारा विचार भावना साफ है। जब सांस में हड़बड़ है तो हमारा विचार और भावना में हड़बड़ है। उस टाइम पे उसको नियंत्रण में लाने के लिए फिर से हम लयबद्धता के साथ ब्रीदिंग कर सकते हैं, फिर उसके आगे हम ध्यान कर सकते हैं। तो ये आध्यात्मिक उद्धार के लिए हम ट्यून अप हो रहे हैं, हाँ, लयबद्धता के साथ ये ब्रीदिंग करके। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज समझिए, यहाँ पे जो चक्र है, निचले भावना का चक्र है, सौरजालिका या सोलर प्लेक्स चक्र है। जब हम लयबद्धता के साथ ब्रीदिंग कर रहे हैं, पेट अंदर और बाहर, डायफ्राम नीचे और ऊपर, ये चक्र सक्रिय होता है। इस कारण हम ऊंचे भावना में आते हैं। और ये जब नीचे भावना में है, गुस्सा में है, निचले तत्वों में है, निचले विचारों में है, तो क्या होता है कि ये चक्र जो प्रभावित हुआ है, हमारा जो अड्नर ग्लैंड्स है पिछले सौरजालिका के पास में, किडनी के ऊपर में, वो अड्नर ग्लैंड एक्टिवेट होते हैं, तो हमारा सारा प्रक्रिया हड़बड़ में चलता है। और जब हड़बड़ में हो जाता है कि हम भावनात्मक असंतुलन में रहते हैं, तो ये ऊर्जा, शरीर का ऊर्जा पूरा हाथों और पैरों में आता है। ये जो डाइजेशन, पाचन क्रिया बंद हो जाता है। सोचने का जो प्रक्रिया है, फ्रंटल कॉर्टेक्स यहाँ पे, वो बंद हो जाता है। ये पीछे हिंड ब्रेन में भावनात्मक रिएक्शन शुरू हो जाता है, हम रिएक्ट करने लगते हैं। तो हमारा सारा प्रक्रिया खत्म हो गया, और ये रक्त का प्रसार ठीक से नहीं चल रहा है, और अपना सांस ठीक से नहीं चल रहा है, ऑक्सीजन सही नहीं मिल रहा है। ये सब प्रक्रिया में हमारा स्वस्थता धीरे धीरे हमारा खो रहा है। इसको नियंत्रण में लाने के लिए इसलिए लयबद्ध ये श्वासन क्रिया जो है, धीरे से सांस लेते हुए पेट बाहर रोके, धीरे से सांस छोड़ते हुए पेट अंदर, ये करना सीखना है। लयबद्धता लाने से पहले ये प्रक्रिया सही तरह करे, फिर लयबद्धता में लाए, या मेट्रोनोम यूज करे। तो ये प्रक्रिया से हम जब मन नियंत्रण में आता है तो ध्यान कर सकते हैं आसानी से। और जब नियंत्रण के बिना भी हमारा सांस ठीक चलने लगेंगे, अगर हमारा सांस साफ चल रहा है, जीवन भी साफ चलेगा।
ये लिंक है। कुछ लोग नाक से सांस लेते हैं, कुछ मुंह से सांस लेते हैं। कौन सा तरीका सही है? आमतौर पर सांस लेना, सांस छोड़ना नासिका से ही करना है। ये वाला अच्छा समझे, बच्चे भी बड़े भी। जब हम लोग सोते हैं, मुंह खुला है, खर्राटे ले रहे हैं, इसका मतलब मुंह से सांस चल रहा है। आप देखिए, हम जब पानी पीते हैं, जब पानी लेते हैं वो पीते नहीं, उसको फिल्टर करके पीते हैं ना। अब नाक से जब सांस जाता है तो ये हवा फिल्टर होता है। एक नंबर पॉइंट याद रखें, फिल्टर होता है। और ये नैरो बारीकी कंडीशन से नाक से गुजरते हुए जब सांस फेफड़ों के पास जा रहा है तो गर्म हवा जाएगा। एक गर्म हवा, एक फिल्टर्ड हवा जा रहा है। मुंह से सांस लेंगे तो ये इसी तरह है कि बिना फिल्टर के पानी पी रहे हैं, तो ठंडा भी हो रहा है। इस कारण सर्दी, खांसी ये सब बढ़ सकता है। और इसको बचाने के लिए हमको आमतौर पर ये प्रक्रिया जो है नाक से ही लेना है। जो कुछ फंस गया नाक में, आप नाक से छोड़ेंगे तो बाहर निकलेगा। तो नाक से ही लेना है, नाक से छोड़ना है। कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो सकते हैं जिसमें मुंह से कुछ समय के लिए मुंह से फेंकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन आमतौर पर नासिका से ही लेना है, नासिका से छोड़ना है। और जो लोग मुंह थोड़ा खोल के सोते हैं, थोड़ा सा तकिया का एडजस्ट करें, थोड़ा सिर ऊपर करें ताकि ये मुंह बंद हो जाए। बच्चों को थोड़ा एडजस्ट करके सीखना है, देखना है बच्चे कैसे सांस ले रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये रात के समय उनमें ये प्रक्रिया के कारण, मुंह से लेने के कारण सुबह उठने के बाद में ठंडक महसूस हो सकता है, गले में खांसी शुरू हो सकता है, सर्दी लग सकता है। ये सब चीज़ याद रखिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि खर्राटे मार रहे मतलब मुंह से ले रहे हैं। थोड़ा सा तकिया एडजस्ट करके आदत ठीक कर सकते हैं। और जब मुंह से सांस लेने लगेंगे, नाक में अपने आप कुछ भी नहीं जा रहा है तो नाक ब्लॉक होगा और ये आदत बढ़ जाएगी। ये आदत से बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिए। और ये सांस का प्रक्रिया अगर हमारा ठीक चल रहा है, ज़्यादा मात्रा में हम ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में हम प्रदूषित कार्बन डाइऑक्साइड बाकी चीज़ बाहर फेंक रहे हैं, इसका मतलब ये है कंबशन हो रहा है, लंग्स में गर्माहट पैदा हो रहा है। तो ये सांस क्रिया ठीक से करने से शरीर में गर्माहट भी पैदा होगा। इसके कारण और एक बड़ा चीज़ ये होगा कि हम रोग को रोकने का ताकत शरीर में बढ़ेगा, क्योंकि रक्त का तापमान बढ़िया रहेगा। और शरीर में तापमान बढ़िया रहेगा। गर्म हवा, गर्म, जब हम सांस छोड़ते हैं गर्म निकलता है। तो ये गर्म क्यों हो रहा है कि अंदर में, बाहर जब सांस लेने भी गर्म हवा निकलता है क्योंकि कंबशन हो रहा है। तो ये सोचिए, रोग को रोकने के लिए ज़रूरी है कि हम नाक से सांस लें, नाक से सांस छोड़े। और कई लोग बात करते करते बीच में मुंह से सांस लेते हैं। थोड़ा हम लोगों का ये वाला थोड़ा वीडियो निकालें, आप बात करते वक्त देखें कि बीच बीच में आप मुंह से तो सांस नहीं ले रहे, नाक से ही लेना है। मुंह से सांस लेने से बीमारी हो सकती है। पेंडेमिक में लोगों का ऑक्सीजन लेवल 80% से कम हो गया था। क्या इस लयबद्ध यौगिक श्वसन से उन्हें फायदा हुआ था? देखिए, पैंडेमिक में हम लोग कई लोगों को हीलिंग किए हैं। ऊर्जा शरीर हील करने से हील होते हैं। कई लोगों को हम हील किए हैं। उसके लिए हम काफ़ी ऑनलाइन सेशंस लगाए। हर सेशन में ब्रीदिंग तो होता था। लयबद्ध सांस क्रिया लोग हॉस्पिटल में रह के भी किए हैं। और ये देखा गया है कि जब ये लयबद्धता के साथ ब्रीदिंग किया गया था, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल जो बिलो 90 है, 90 के ऊपर आ गया तो सेफ हो गया। वैसे 94 के ऊपर होना अच्छा है, लेकिन लोगों का 80 से भी नीचे गिर गया। और बहुत जल्दी ये लयबद्धता के साथ हम प्राणायाम करेंगे तो जल्दी बढ़ेगा। तो अगर हम बीमार हैं, हर घंटे में 5 मिनट करें, इससे फ़ायदा होगा। तो कई लोग इससे फ़ायदा लिए हैं। फेफड़ों को और इस्तेमाल करने के लिए और ब्रीदिंग टेक्निक है, जैसे हम पेट बाहर करके अंदर करके कर रहे हैं, उसके बाद फिर ऊपर का पोर्शन भी फिल करने के लिए टेक्निक है कंप्लीट ब्रेथ। ये हमारा किताब है, डिस्कोर्सेस ऑन स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड, या साउंड माइंड साउंड बॉडी बोल रहे हैं। ये वाला किताब में और ब्रीदिंग प्रक्रियाएं हैं
जिससे हम फेफड़ों का और ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्लेंसिंग ब्रेथ है, एक बहुत बढ़िया ब्रेथ है, जिससे फेफड़े कुछ नष्ट हो चुके उसको हम रिजनरेट कर सकते हैं। तो नष्ट हुआ फेफड़ों का भी हम रिवाइव कर सकते हैं, उसको वापस ला सकते हैं क्लेंसिंग ब्रेथ से। ऐसा कुछ ब्रेथ हम लोगों से करा है पैंडेमिक में। ये रिदमिक ब्रीदिंग पहला करना है, उसके बाद में कंप्लीट ब्रेथ क्लेंसिंग ब्रेथ भी कर सकते हैं। ये वाला ट्रैक भी है उस किताब से कनेक्शन में। और ये चीज़ हमारा वैभवी साधना ऐप में इम्यूनिटी बूस्टिंग सेक्शन है इंग्लिश में, उसमें जाएंगे तो आपको ये कंप्लीट ब्रेथ क्लेंसिंग ब्रेथ दोनों मिलेगा। तो पहला सबसे पहला तो ये है कि पैंडेमिक में लोगों को हमने कराया है पहले ये, और कुछ लोगों को ये कंप्लीट ब्रेथ क्लेंसिंग ब्रेथ करा है, और इसको दिन में 3 बार कराया ऑनलाइन। ये 3 ब्रेथ आप भी ऑनलाइन आ सकते हैं, ये 3 ब्रीदिंग आप कर सकते हैं। हमारा ऑनलाइन सेशंस है, सुबह 7:15 बजे एक्सरसाइज का ब्रीदिंग होगा, दोपहर 1 बजे ब्रीदिंग से शुरू होगा, शाम को 6:30 बजे एक्सरसाइज ब्रीदिंग से शुरू होगा। ये प्रक्रिया है, ऑनलाइन गाइडेंस होगा। ऑनलाइन में जब करेंगे ग्रुप के साथ करेंगे तो उसका ग्रुप का फ़ायदा भी होगा। आप कम से कम 3 बार करें, इसलिए हमने 3 बार ऑनलाइन सेशन रखे थे, पैंडेमिक में रखे थे। इससे बहुत कई हज़ार लोगों का फ़ायदा हुआ है। लोग हॉस्पिटल में रहते हुए भी किए। ये वाला सेशन रखे, और सेशंस भी रखे हैं, लेकिन ब्रीदिंग के हिसाब से ये 3 सेशन थे। अपना वैभवी साधना ऐप में ये रिदमिक ब्रीदिंग हाई है, उसमें मेट्रोनोम है, वो लगा के कर सकते हैं। वो डाउनलोड कीजिए कम से कम वैभवी साधना ऐप, और ये वाला कम से कम कीजिए। ये कोई दवा और दुआ से बदलने का नहीं, ब्रीदिंग को अपने आप को करना है। सांस ठीक से चलेगा तो जीवन ठीक से चलेगा। तो पहले मैंने बताया कि भौतिक स्तर पर काफ़ी फायदे हैं, ऑक्सीजन बढ़ेगा, ऊर्जा बढ़ेगा, अपना पाचन क्रिया में परिवर्तन होगा तो पोषक तत्व बढ़ेगा, रोग को रोकने का ताकत बढ़ेगा, ये कंबशन के कारण गर्माहट भी रहेगा। सही तरीके से ब्रीदिंग करने से अपने जो अंदरूनी अंग है उसको भी एक्सरसाइज मिलेगा, और सारे अंग में परिवर्तन होगा, और अपना हार्ट रेट कम होगा, धीरे धीरे बीपी भी नियंत्रण में आएगा, अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ेगा। 95 के करीब रख सकते हैं आप, रेगुलर प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। जब डाउन होता है तो अच्छा सा ब्रीदिंग थोड़ा ज़्यादा करें। जब बीमार है या कोई तकलीफ है, हर घंटे में 5 मिनट करो या हर 2 घंटे में 5 मिनट करो। अगर आप स्वस्थ है, स्वस्थता बनाए रखने के लिए दिन में 3 बार कम से कम ये चीज़ करो। 5-5 मिनट ही करना है। भावनात्मक स्तर पर आप मन नियंत्रण में आएगा, आप ऊंचे भावने में आएंगे, आपका जीवन नियंत्रण में आएगा, और आध्यात्मिक स्तर पर आप धीरे धीरे अपना कनेक्शन ऊपर से कर रहे हैं तो आपको दिव्य मार्गदर्शन में मिलने लगेगा। ये सबसे बढ़िया ब्रीदिंग है। उसके बाद आप नियंत्रण में आने के बाद ध्यान कर सकते हैं। इस श्वसन प्रणाली से मस्तिष्क के कार्य को लाभ होता है? ब्रेन फंक्शन, सब अंग इम्प्रूव होता है तो ब्रेन फंक्शन तो इम्प्रूव होगा ही, क्योंकि सर्कुलेशन में ज़्यादा ऑक्सीजन, ज़्यादा ऊर्जा जा रहा है और ज़्यादा पोषक तत्व जा रहा है। इसको वैलिडेट करने का वेरी सिंपल तरीका है, EEG ले सकते हैं, तो बहुत बड़ा चीज़ है। छोटा म्यूस मॉनिटर आया आजकल, कई मॉनिटर है, आप लगा के ब्रेन वेव देख कर सकते हैं। आप ब्रेन वेव देखने से बहुत बढ़िया चीज़ आपने पूछा, हमारा ब्रेन वेव अल्फा स्टेट में आ सकता है। जो नॉर्मली होता है ना, बीटा स्टेट जो है 14 के ऊपर में ब्रेन वेव होता है, लेकिन अल्फा मतलब शांत स्टेट है। हाँ, 8 से 13 स्थिति में आप आएंगे तो आपको रिप्रोग्राम भी किया जा सकता है। आपके अंदर में जो विचारधारा में कुछ नकारात्मक तत्व है उसको बदल के ना आपका रवैया जो है ना, एटीट्यूड में बदलाव आ सकता है, आपका रवैया बिहेवियर में बदलाव आ सकता है, आपका विचारधारा में बदलाव आ सकता है। जब आप अल्फा स्टेट में रहेंगे, आपको सही समर्थन करने का तरीका, चांस मिलता है जब अल्फा स्टेट में है। तो अल्फा स्टेट में मतलब ब्रेन वेव 8 से 13 तक है। ये ब्रीदिंग से हम अल्फा स्टेट में आ सकते हैं। हम सारे वाईपीवी टेक्निक से हम अल्फा स्टेट में आ सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है, इसको मेजर भी कर सकते हैं। लेकिन आप मेजर करें ना करें, वो स्थिति में आएंगे, आप शांत महसूस करेंगे। आप देखिए ना, और एक चीज़ देख सकते हैं आप, सांस का जो रेट है,
1 मिनट में 20 बार ले रहे हैं, तो आप ये वाला प्रक्रिया कर रहे हैं तो 1 मिनट में आप सिर्फ 6 या 7 बार में कर रहे हैं, 7 ब्रीदिंग कर रहे हैं। ब्रीदिंग धीरे धीरे रेट जो है कम हो रहा है, तो मतलब आपका क्षमता बढ़ रहा है। या ब्रीदिंग रेट 12 के करीब है तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये जब प्रक्रिया कर रहे हैं हम 5 या 6 बार ही कर रहे हैं 1 मिनट में, 5 या 6 बार या इवन 4 बार कर रहे हैं। जैसे हम लोग हमारा पल्स धीरे धीरे कम होते जाएगा तो हमारा ब्रीदिंग का समय बढ़ते जाएगा। ये भी एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मेजर किया जा सकता है, हम किए हैं और हम रिसर्च में ये सब चीज़ किए हैं। वाईपीवी साधना आपका कंपोनेंट्स का रिसर्च के फ़ायदा हैं, हम रिसर्च में डाले हैं। आप जानना चाहते हो वाईपीवी रिसर्च, आप सर्च कीजिए, मिल जाएगा। आधी रात के बाद कुछ बुज़ुर्गों को तकलीफ़ होती है, उसके लिए हम क्या सहायता कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। जैसे जैसा दिन बढ़ता जाता है, वातावरण में ऊर्जा और ऑक्सीजन लेवल बढ़ते जाता है। दोपहर के बाद भी क्योंकि दिन है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ते जाता है, ये शाम तक बढ़ते जाता है। शाम तक एक स्तर पर पहुंच जाता है ऊर्जा और ऑक्सीजन। अब रात होने से सीधा नीचे नहीं होता है धीरे धीरे बड़ा, सुबह से लेके ऐसे 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 यहाँ बढ़ा। ये बढ़ने के बाद में फिर रात में धीरे 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 ये कम होते जाता है। इसे सबसे कम तब होगा रात का 2 से 3 बजे या 4 बजे के बीच में, सीजन के हिसाब से। उस समय ऑक्सीजन और ऊर्जा का मात्रा वातावरण में कम होता है, तो जो बीमार लोग हैं उस समय उनको सांस में तकलीफ होता है आधी रात के बाद, सुबह के अंदर। तो ऐसे लोग जिनको अस्थमा प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, जिनको घुटनों का दर्द है, कमर का दर्द है, पीठ का दर्द है, ताकत कम है, क्रैम्प होता है, ये लोगों को क्या करना चाहिए? उस टाइम पे वो प्रॉब्लम होता है आधी रात के बाद। कुछ लोगों को आधी रात के समय में होता है, कुछ लोग 3 बजे होता है, 5 बजे होता है। अब ऊर्जा बढ़ने में समय लगता है, 4 बजे से लेके जब सूरज आने से पहले ऊर्जा बढ़ने लगता है, क्योंकि आपको पता है कि वेव थियरी है, सुबह होने से पहले, सूरज दिखने से पहले ऊर्जा बढ़ते रहता है। लेकिन ये अच्छा मात्रा में बढ़ने के लिए सीजन के हिसाब से 8 या 9 बजता है। तब तक ये अस्थमा लोगों को, ये घुटने प्रॉब्लम वालों को बहुत तकलीफ होता है सुबह सुबह। तो रात को सोने से पहले, आखिरी बार सोने से पहले बैठ के अच्छा सा 5 मिनट ये प्राणायाम करेंगे तो अपना खुद का लेवल, ऑक्सीजन लेवल बढ़ा हुआ है, तो रात में उनको इतना डिप नहीं होगा जो वैसे रोज होता है जब उनको प्रॉब्लम होता है। तो उनको रोज सोने से पहले ब्रीदिंग करके, प्राणायाम करके 5 मिनट सोएंगे तो उनका लेवल बढ़ा रहेगा, तो सुबह तक वो मैनेज हो जाएंगे, फिर सुबह फिर से बढ़ने लगेगा। ये करके देखो, आप इससे फ़ायदा उठाओ। कोई और दवा इसको फ़ायदा नहीं दे सकता। जो आधी रात के बाद में जो प्रॉब्लम होता है उसको आप ऑक्सीजन लेवल बढ़ा के सो जाओ। और जब तकलीफ होता है थोड़ा लेट के, एंगल में लेट के और जीभ तालू में लगा के शुरू करो। तभी का तब आप होने का अंदाज़ा है, लगता है उठ गए हैं, तकलीफ हो रहा है, तुरंत ये प्रक्रिया शुरू करो, रिदमिक योगिक ब्रीदिंग। इस श्वसन प्रणाली से क्या खिलाड़ियों को फ़ायदा होता है? देखिए ना, ये कुछ प्लेयर्स उन्होंने बताया कि वो लोग ये पेट से ब्रीदिंग करते हैं उनका क्षमता बढ़ाने के लिए, लेकिन वो लोग जीभ ताल में लगा के करें और लयबद्धता से करें तो और कई गुना फायदा होगा। वो लोग एब्डोमेन ब्रीदिंग करते हैं तो उनके फेफड़ों का कैपेसिटी ज़्यादा हाई है, क्योंकि वो लोग फेफड़ों को चैलेंज करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रन करते हैं। तो ये वाला ब्रीदिंग वो साथ में करे तो और ज़्यादा उनको ताकत बढ़ेगा। और कोई भी एक्शन करने के लिए ये ब्रीदिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन कई लोगों को ये पता नहीं है कि जीभ तालू में लगाना है, कई लोग ये पता नहीं कि लयबद्धता से करना है। ये दोनों चीज़ ऐड करे एब्डोमेन ब्रीदिंग के साथ में तो सारे फायदे मिल सकते हैं। कितने साल के बच्चे इस प्रक्रिया को कर सकते हैं? मेरे ख्याल से 3-4 साल से शुरू कर ही सकते हैं। 3 साल के बच्चों को हमने सिखाया है। शिशु लोग आप देखेंगे तो वो पेट से ही, मूवमेंट से ही ब्रीथ करते हैं। ये बड़े लोग हैं ना, चेस्ट से ब्रीथ करना शुरू करते हैं टेंशन के कारण। ये बच्चे अपने आप पेट से ही करते हैं। जिसको बीमारी या तकलीफ है पहले देखे कि नाक से ले,
पहली बात, नाक ब्लॉक है तो उसको कुछ ट्रीटमेंट दे, लेकिन नाक से ले। और दूसरा, वो अपने आप स्वाभाविक पेट से ही लेते हैं। जीभ तालू लगाना सिखाना थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन कुछ बच्चे सीख जाते हैं 3 साल से। क्या हम अपने गुस्से और डर को निकाल सकते हैं? देखिए ना, पहले समझिए ना, फियर जो है ये विचार के क्षेत्र में है, गुस्सा जो है भावनात्मक क्षेत्र में है, दोनों कनेक्टेड है। जैसे भावना वैसे विचार, वैसे विचार जैसे भावना। तो जब ऊंचे भावना में आ रहे हैं तो विचार भावना के नियंत्रण से निकल जाएंगे। इसको ज्यादा समझना है, इनवॉलेंट्री अपने आप चलने वाला सिस्टम है ना, वो अपना भावनाओं के नियंत्रण में है। इस कारण ये हार्डवर्ड होता है तो ये सिस्टम बिगड़ जाता है। जब हम अपने आप चलाने वाले सिस्टम है, अपना इच्छा के साथ चलने वाले सिस्टम है वॉलेंट्री सिस्टम। जब हम ब्रीदिंग करते हैं कि ये इनवॉलेंट्री सिस्टम वॉलेंट्री सिस्टम दोनों नियंत्रण में आता है। ये याद रखें कि ये जो भावना है विचारों को नियंत्रण में लाते हैं, तो भावना से हमारा सिस्टम चल रहा है, इनवॉलेंट्री सिस्टम, और निचले भावना से चल रहा है। इसी के कारण हम हड़बड़ में होते हैं तो हमारा सिस्टम हड़बड़ में चले जाता है। हाँ, नमस्ते।